बेपनाह प्यार तुमसे भाग 20। सब उसका हाथ पैर बांधकर उसे उठाकर ले जाने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, रुक जाओ, छोड़ दो उसे। जिधर से आवाज आई सभी मुड़कर उधर देखने लगे और चौंक जाते हैं। ये यहाँ कैसे? मैंने कहा छोड़ो उसे। आवाज में एक भारीपन, गुस्सा और गंभीरता बनी हुई थी। उसमें से दो चार बदमाश तो एकदम से डर गए। अब हम तो गए काम से। हाँ यार, ये लड़की सच बोल रही थी, नौकरी भी जाएगी और जेल भी जाना पड़ेगा। कहाँ हम सब इस दिनेश की बातों में आ गए। अरे चुपचाप आज तक चोरी करते आए थे, वही करते, पर इस लड़की को पकड़कर हमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। कुछ वर्कर्स एक दूसरे से आपस में बातें करने लगे। तभी किसी ने पहचान कर कहा, अरे ये तो अपने नए बॉस ऋषभ राठौर है। इस लड़की ने इन्हें भी कॉल किया था क्या? ऋषभ, तुमने सुना नहीं? छोड़ो उसे। डर से अनु रो पड़ी। वो अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती रही। वो अपना हाथ जोर से खींच रही थी। अनुष्का बोली, छोड़ो मुझे, मैंने कहा था ना कि तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब ऋषभ जी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब भागो, तुम कहाँ तक भाग सकते हो? दिनेश अनु की तरफ गुस्से से घूर कर देखा और बोला, जा, नहीं छोड़ता। क्या कर लेगा? तुझे पता भी नहीं है कि मैं क्या चीज़ हूँ। 4 बार जेल जा चुका हूँ और चारों बार बाइज्जत वापस भी आ चुका हूँ, वो भी मर्डर के केस में। क्योंकि ना ही मेरे खिलाफ किसी को सबूत मिला और ना ही कोई गवाही दिया। तो सोच लो तुम्हारा ये बॉडी कहाँ लापता हो जाएंगे, किसी को मालूम भी नहीं चलेगा। और रही बात इस लड़की की, तो इसे तो मैं दिनेश इतना ही बोल पाया था कि अभी उसकी बातें भी पूरी नहीं हुई थी कि ऋषभ ने उसे एक जोरदार मुक्का से उसकी बोलती बंद कर दी। ऋषभ बोला, तू अपने आप को यहाँ का बॉस समझता है? चल आ देखे तुझ में और तेरे इन चमचों में कितनी ताकत है। अभी तूने मेरे बारे में ठीक से जाना ही नहीं है। मैं तुझ जैसे को तो मैं बोलता कम हूँ, मारता ज़्यादा हूँ। तुझे क्या लग रहा है मैं सूट बूट में हूँ तो कमज़ोर हूँ? ऋषभ ने कहा, मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट रह चुका हूँ। ऐसी ऐसी जगह मारूंगा कि तू पानी भी नहीं मांग पाएगा। सभी आपस में डर से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पर दिनेश कहाँ कम था। वो अपनी पूरी जान लगाकर ऋषभ के साथ लड़ता रहा और इसमें उसके सारे साथियों ने भी उसका पूरा साथ दिया। बीच बीच में अनुष्का के साथ भी वो लोग हाथापाई से नहीं चूके। उसे भी कई जगह चोटें लगी थी। अंत में दिनेश ने चाकू निकाला और ऋषभ की पीठ पर दे मारी। इससे पहले कि वो और कुछ करता, रंजीत सर और पुलिस दोनों एक साथ वहां आ पहुंचे। सभी डर से इधर उधर भागने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। दिनेश मौका पाकर अनु को चाकू की नोक पर लेकर भागने की कोशिश करने लगा, पर ऋषभ की नज़रों से नहीं बच पाया। ऋषभ उसे देख लेता है। वह दौड़कर उसे बचाने के लिए आगे भागा। तभी दिनेश ने चाकू से एक बार फिर प्रहार किया और चाकू को आगे की तरफ नुकीले धार से ऋषभ जोर से पकड़ लेता है। धारदार चाकू होने की वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है और बीच में खड़ी अनु की मांग पर वो बूंदें गिरने लगती है। उसकी मांग फिर से ऋषभ के खून से भर जाती है। सभी आश्चर्य से उन्हें देखने लगते हैं। आश्चर्य तो सबसे ज़्यादा रंजीत को होता है। वो इन दोनों को देखता ही रह जाता है और पुलिस जल्दी से दिनेश और उसके साथियों को पकड़कर ले जाती है। ऋषभ के हाथों से लगातार खून बहे जा रहा था। मिस्टर रंजीत की नज़र जब ऋषभ पर पड़ी तो वो घबरा कर बोले, ऋषभ जी, आपकी तो हाथ से काफ़ी खून निकल रहा है। और बोलते हुए झट से अपने पॉकेट से रुमाल निकाले और ऋषभ के हाथ में बांधने लगे। ऋषभ बोला, इसकी ज़रूरत नहीं है मिस्टर रंजीत, मैं फर्स्ट एड ले लूँगा। मिस्टर रंजीत बोले, ज़रूरत कैसे नहीं है? घबराते हुए मिस्टर रंजीत बोले, मैं अभी आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा, फिलहाल तो आप। तभी ऋषभ का ध्यान अनु की तरफ गया। वो बुत बनी एक जगह खड़ी थी, मानो वो अभी भी इतनी बड़ी घटना से बाहर नहीं निकल पाई हो। उसके कपड़े कई जगहों से फटे हुए थे। ऋषभ और रंजीत दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे और शर्म से अपनी नज़रें नीचे झुका लिए। शायद ये अभी तक सदमे में है, मिस्टर रंजीत ने कहा। ऋषभ बोले, मिस्टर रंजीत, क्या आप अपना सूट मुझे देंगे? ऋषभ एकदम से बोल पड़ा, जी जी हाँ, क्यों नहीं। वो अपना सूट उतार कर दे दिया तो ऋषभ ने वो सूट लेकर अनु को खुद ही पहना दिया। अनु मायूस सी ऋषभ को देख रही थी। उसके आंखों से आंसुओं की लड़ियों ने मानो उसका साथ ही छोड़ दिया हो। ऋषभ बोला, तुम ठीक हो?
ऋषभ के पूछते ही अनु ऋषभ को जोर से अपने दोनों हाथों से धक्का मारती है। अनुष्का, ठीक हो? गुस्से में अनुष्का बोली। आपको अंदाजा भी है मैं यहाँ कैसी परिस्थिति में थी? आपको ये अंदाजा भी है कि आज मेरे साथ क्या हो सकता था? आज वो लोग मेरे साथ क्या क्या कर सकते थे? आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। नहीं नहीं ऋषभ जी, नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आप मेरे पहले वाले ऋषभ जी है नहीं। कहते हैं समय के साथ इंसान के दिलों से नफरत खुद ब खुद मिट जाती है, पर आपकी नफरत आज भी उतनी ही है। आप आज भी मुझसे बहुत नफरत करते हैं। आपने जानबूझकर मुझे इस फैक्ट्री में इन दरिंदों के बीच रात में भेज दिया। आपकी नज़रों में मेरी कोई इज्जत नहीं है। आप कल भी अपने पैसों के घमंड में थे और आज भी आप अपने पैसों के घमंड में चूर है। पर अब नहीं मिस्टर ऋषभ, अनु अपने आंसू पोंछते हुए बोली। मैं आज से ही आपकी ये जॉब छोड़ती हूँ, पर आप घबराइए मत। इस बार मैंने आपकी कंपनी के लिए भूल करके कोई बॉन्ड साइन नहीं की है। आज तो सच में अनुष्का बहुत गुस्से में थी। मिस्टर रंजीत को तो आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, फिर भी वो अनुष्का को बोले, अनुष्का जी प्लीज़ आप थोड़ा शांत हो जाइए। ऐसा कुछ नहीं होता। अनुष्का बोली। नहीं सर, आप इस आदमी को नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, पर मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। अनुष्का के सब्र का बांध आज पूरी तरह टूट चुका था। आखिर वो कब तक बर्दाश्त करती? ऋषभ रंजीत से बोले, मिस्टर रंजीत, आप मिस अनुष्का को उनके घर छोड़ दीजिए। जी सर। अनुष्का बोली। कोई ज़रूरत नहीं है झूठी हमदर्दी दिखाने की, मैं खुद चली जाऊंगी। और गुस्से में अनु आगे बढ़ने लगी। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाई तो। गुस्से में रोकते हुए ऋषभ बोला। अनु के कदम रुक गए। वो मुड़कर आश्चर्य से ऋषभ को देखने लगी। मैं इन्हें छोड़कर आता हूँ जल्दी से, मिस्टर रंजीत बोले। मिस्टर रंजीत, मैं आपका यही वेट करता हूँ। रंजीत बोले। जी सर। और ऐसा बोलते हुए मिस्टर रंजीत अनुष्का को लेकर वहाँ से चले गए। रंजीत अनुष्का को लेकर चले गए। दोनों के बीच कोई बातें नहीं हुई। अनुष्का के मन में ऋषभ के प्रति और नफरत बढ़ती ही जा रही थी। कैसे ये सब सच्चाई जानकर भी ऋषभ जी मुझे फैक्ट्री में भेज दिए, यानी दिनों दिन ऋषभ जी की नफरत मुझसे बढ़ती गई है। इन्होंने कई बार मेरा दिल तोड़ा है। हर बार मैं जब इनके बारे में कुछ सोचने की कोशिश करती हूँ, ये दूसरे ही पल मुझे गलत साबित कर देते हैं। पर गलती भी तो मेरी ही है। जब मैं जानती हूँ कि इनका नेचर कैसा है, फिर इनसे हमदर्दी क्यों रखती हूँ? क्योंकि आज भी कहीं न कहीं मेरे दिल में इनके प्रति प्यार है। ये मेरा पहला प्यार है। मैं चाहकर भी उनसे नफरत नहीं कर सकती, पर अब नहीं। अब तो दिल को भी उनसे नफरत करने के लिए मजबूर कर दूंगी। अनुष्का अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि रंजीत ने कार रोकी और कहा, अनुष्का जी आपका घर आ गया। वो इधर उधर देखी, फिर बोली, थैंक यू सर, मुझे ध्यान ही नहीं रहा और मेरा घर भी आ गया। आप मुझे थैंक यू बोलकर शर्मिंदा कर रही है। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आज जो कुछ भी हुआ आपके साथ मेरे फैक्ट्री में हुआ, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। सच में रंजीत को बहुत अफसोस हो रहा था कि ऐसी घटना उसके फैक्ट्री में घटी। अनुष्का बोली, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इतने सालों से तो सब अच्छा ही चल रहा था, पर मैं किसी की नफरत का शिकार हो गई। अनुष्का का इशारा ऋषभ की तरफ था। इसलिए प्लीज़ आप अपने आप को दोषी मत मानिए। और सबसे बड़ी बात, मैं ठीक हूँ। अनुष्का कार से उतरने ही वाली थी कि रंजीत फिर बोल पड़ा, अनुष्का जी, मैं चाहता हूँ कि आप 2-3 दिन रेस्ट करें, फिर डायरेक्ट ऑफिस में ही आइएगा। तब तक मैं ऋषभ सर से बात करता हूँ। सर आप मेरे लिए परेशान मत होइए और मेरे लिए किसी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अनुष्का जी, एक और बात, मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आज की घटना के बारे में रवि से कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि उसने आपकी जिम्मेवारी मुझे सौंपी थी और शायद मैं वो जिम्मेदारी सही ढंग से निभा नहीं पाया। अफसोस करते हुए रंजीत बोले। अनुष्का बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी को आज की घटना के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। आप निश्चिंत रहिए। तो मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। थैंक यू सर, अनुष्का बोली और कार से उतरकर अपने घर के अंदर चली गई। उधर ऋषभ दर्द से वहीं नीचे बैठ गया। उसे शायद ज़्यादा चोटें आई थी। अनु मेरे बारे में कितना गलत सोचती है। वो मुझ पर कल भी भरोसा नहीं करती थी और आज भी नहीं करती है। उसके दिल में मेरी कोई इज्जत नहीं है।
मैं कुछ भी कर लूँ पर वो मुझे गलत ही समझती है, बेवफाई समझती है। शायद मेरी किस्मत में उसका प्यार है ही नहीं, तभी तो मैं उसके दिल में अपनी जगह नहीं बना पाया। मेरी थोड़ी सी बेवफाई को वो आज तक दिल से लगाए बैठी है। ऋषभ और अनुष्का दोनों ही एक दूसरे को बेवफा समझकर अपनी अपनी जगह रो रहे थे। थोड़ी देर बाद मिस्टर रंजीत जब फैक्ट्री आए तो ऋषभ वही तीसरे नंबर गेट के कॉर्नर पर दीवार के सहारे बेहोश पड़ा हुआ था। वो जल्दी से कुछ वर्कर्स की मदद से ऋषभ को अस्पताल में एडमिट करवाया। कुछ देर चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा, आपने तो बताया ही नहीं कि ये पुलिस केस है। इनके पीठ में चाकू लगी है। मैं पहले पुलिस को बुलाऊंगा, फिर कुछ करूंगा। और क्या आप इनके फैमिली मेम्बर हैं? तो पहले आप इनके फैमिली मेम्बर को बुलाइए, फिर इनका ट्रीटमेंट शुरू होगा। हम लोग इन्हें फर्स्ट एड दे चुके हैं, पर इसके आगे अभी कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर, आप ऋषभ जी का ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। मैं पुलिस को अभी इन्फॉर्म कर देता हूँ, क्योंकि पुलिस सब जानती है। कुछ लोगों ने इन पर वार किया था, पर चाकू कब लग गया ये हमें नहीं पता चला। इसलिए प्लीज़ जब तक पुलिस ना आ जाए आप इनका ट्रीटमेंट मत रोकिए। और दूसरी बात, इनके फैमिली मेम्बर दूसरे शहर में रहते हैं। उन लोगों के आते आते बहुत देर हो जाएगी, इसलिए प्लीज़ उनका इलाज शुरू कर दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर बोले, आप बात समझ नहीं रहे हैं मिस्टर रंजीत। तभी वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबल के साथ पहुँच गए। डॉक्टर बोले, हेलो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, हेलो, मैं मिस्टर ऋषभ का बयान लेने आया हूँ। क्या उन्हें होश आ गया? रंजीत बोले, अच्छा हुआ सर आप आ गए। ये लोग ऋषभ जी को फर्स्ट एड देकर छोड़ दिए हैं। इनका कहना है कि आप लोगों के आने के बाद ही आगे कुछ करेंगे। इंस्पेक्टर बोले, डॉक्टर आप लोग मिस्टर ऋषभ का ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, क्योंकि ये सब जो कुछ भी हुआ है वो सब हमारे आंखों के सामने ही हुआ है। डॉक्टर बोले, ठीक है सर, मैं शुरू करता हूँ। अब क्या करें, थोड़ा तो रूल रेगुलेशन को फॉलो करना ही पड़ता है, वरना अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो लोग सारा गुस्सा डॉक्टर या हॉस्पिटल पर निकाल देते हैं। तो सॉरी मिस्टर रंजीत, हमें थोड़ा सा रूड बनना पड़ता है। नर्स, जल्दी से पेशेंट को ओटी में ले चलो और मिस्टर रंजीत से फॉर्म साइन करवाओ। कैसा फॉर्म? आश्चर्य से रंजीत पूछा। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए एक फॉर्म साइन करनी पड़ेगी आपको। डॉक्टर, मैं इनका कोई रिलेटिव नहीं हूँ। तो ठीक है, अब बन जाइए। सोचिए ये आपके बड़े भाई है और साइन कर दीजिए। रंजीत थोड़ा भावुक हो गया और फॉर्म साइन कर दिया। रंजीत ओटी के बाहर ही चक्कर काटते रह गया। करीब करीब 1-2 घंटे तक का ऑपरेशन चला। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऋषभ को ओटी से निकालकर वार्ड में शिफ्ट कर दिया। कुछ घंटों के बाद जब ऋषभ को होश आया तो रंजीत मुस्कुराते हुए बोला, क्यों बड़े भाई, अब कैसा फील हो रहा है? ऋषभ को थोड़ा अजीब लगा। बड़े भाई, ये मुझे बड़े भाई क्यों बोल रहा है? और फिर बोला, अनु कैसी है? उसे कहीं चोट तो नहीं आई है? आपने उससे बात की है? रंजीत बोला, अरे आप तो ठीक होते ही इतने सारे सवाल लेकर बैठ गए। अनुष्का जी बिल्कुल ठीक है और उन्हें कहीं चोट भी नहीं आई है। बस वो कल की घटना से थोड़ा डर गई है, बाकी सब ठीक है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपको पीठ में इतनी गहरी चोट कैसे लग गई? ऋषभ बोला, वो अनु को बचाने के क्रम में ही ये सब बोलते बोलते रुक गया। तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बता देता तो वो डर जाती। वैसे भी वो काफ़ी डरी हुई थी। खैर ये सब छोड़िए, अब मुझे घर जाना है। हॉस्पिटल में मेरा दम घुट जाएगा। आप डॉक्टर से बात कीजिए और डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाइए। रंजीत बोले, नहीं बिल्कुल नहीं, आपको अभी यहाँ 2-3 दिन और रहना है। ऋषभ बोला, ये क्या बात हुई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। आप मुझसे इस तरह से बातें नहीं कर सकते हैं। रंजीत बोले, सॉरी इस तरह से बात करने के लिए, पर अभी आपको स्टिचेस पड़ी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर आप अकेले रहते हैं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। या फिर आपको मेरे घर चलकर रहना होगा, तभी मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराऊंगा नॉर्मली। रंजीत ने कहा, ऋषभ, आपको नहीं लगता अभी आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं? रंजीत, जी नहीं, छोटा भाई होने का फर्ज निभा रहा हूँ और कुछ नहीं। इसलिए बस आज भर आप यही रहिए, कल डॉक्टर से बात करके चलेंगे। ऋषभ चुप हो गया। कितना टाइम हुआ? उसने अचानक पूछा।
2 बज चुके हैं, तो आप ऑफिस जाइए, मैं ऑफिस से ही आ रहा हूँ। ऋषभ कैसे पूछे कि अनुष्का ऑफिस आई है या नहीं, पर उसके चेहरे के भाव को देखकर रंजीत समझ गया। वो तुरंत बोला, मैंने उन्हें आज छुट्टी दी है, वो कल से ऑफिस आएंगी। फिर ऋषभ आश्चर्य से रंजीत को देखता रहा। रंजीत बोला, आप यही जानना चाहते थे ना? वैसे एक बात पूछूं, क्या आप और अनुष्का मैम पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं? ऋषभ कुछ नहीं बोला। क्या आपकी जान पहचान पहले से है? ऋषभ फिर भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि ऋषभ के पास इस सवाल का जवाब था ही नहीं, या फिर वो देना ही नहीं चाहता था। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं, और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।